और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली धमाका मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, आतंकी उमर के मददगार पर बड़ी खबर सामने आई है। जसीर बिलाल वानी को कोर्ट लाया गया। पटियाला हाउस कोर्ट में जसीर की पेशी की ये बड़ी खबर। पटियाला हाउस कोर्ट पहुंची है बम स्क्वाड टीम। जसीर बिलाल को कल एनआईए ने गिरफ्तार किया था। एनडीटीवी के सवालों पर दानिश ने चुप्पी साधी। तो आतंकी के मददगार जासिर की कोर्ट में पेशी हो रही है। आतंकी उमर के मददगार पर ये बड़ी खबर सामने आ रही है। जसीर बिलाल वानी को कोर्ट लाया गया है। पटियाला हाउस कोर्ट लाया गया। जसीर सिग्नल किसने दिया? दानिश, उमर को ब्लास्ट करने का सिग्नल किसने दिया? आपने ड्रोन्स किसके कहने में बनाए? दानिश, उमर को ब्लास्ट करने का सिग्नल किसने दिया? दानिश, उमर को ब्लास्ट करने का सिग्नल किसने दिया? दिल्ली ब्लास्ट करने का। दानिश, उमर को ब्लास्ट करने का सिग्नल किसने दिया? दानिश, उमर को ब्लास्ट करने का सिग्नल किसने दिया? आपने ड्रोन्स किसके कहने में बनाए? दानिश, उमर को ब्लास्ट करने का सिग्नल किसने दिया? दानिश, उमर को ब्लास्ट। और मेरे सहयोगी रवीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुष्का भी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ी हैं। ले सबसे पहले रवीश, आपके पास आते हुए फिलहाल क्या अपडेट मिल रहा है? जसीर बिलाल वानी को कोर्ट लाया गया है। जी बिल्कुल, अभी पटियाला हाउस कोर्ट में जासिर वानी को लेकर आया गया और आप देखिए कि कड़ी सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं। फिलहाल पटियाला कोर्ट के अंदर और बाहर दोनों तरफ पुलिस लगी हुई है और कुछ देर के बाद में इसको पेश करेगी। एनआईए 10 दिन का जो रिमांड है वो मांग सकती है कोर्ट से, क्योंकि आपने देखा कि कल आमिर का भी 10 दिन का पुलिस रिमांड लिया और मुजम्मिल और शाहीन सईद के साथ में उसकी जो क्रॉस जो है, जो जांच है वो करवा सकती है। क्योंकि अभी जो दानिश की भूमिका इसमें आ रही है वो यही आ रही है कि वो आदिल का पड़ोसी था और आदिल वही शख्स है जिसको 6 नवंबर को सहारनपुर से पकड़ा था और उसके बाद में पूछताछ के बाद में ये पता चला था कि कैसे अल-फलाह यूनिवर्सिटी में व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल चल रहा है। तो निश्चित तौर पर ये बहुत अहम कड़ी है दानिश के तौर पर और ये कहा जा रहा है कि दानिश लगातार उमर और आदिल के संपर्क में था। चूंकि उमर और आदिल ये दोनों ही इस बम धमाके में शामिल रहे हैं। आदिल ने आत्मघाती धमाका किया था लाल किले के बाहर। तो ऐसे में ये बताया जा रहा है कि ये टेक्निकल सपोर्ट देने के लिए उमर की मदद करता था। कई बार इसने बातचीत की है। अब इसको रिमांड पे लेकर इसके बाद जितने भी लोग अब तक पकड़े गए हैं उनके साथ में इसकी आमने सामने पूछताछ जो है वो की जाएगी ताकि जो तथ्य हैं वो क्रॉस वेरीफाई हो सकें। तो अब इसके पकड़े जाने के बाद में आज जब इसका रिमांड लेगी पुलिस तो इसको और भी कई सारी जगहों पर लेकर जा सकती है। दिल्ली से लेकर अनंतनाग और श्रीनगर तक इसको लेकर जाया जाएगा कि आखिर इसका उस व्हाइट टेरर मॉड्यूल से और क्या क्या लिंक थे, कहां कहां पर धमाके करने थे। क्योंकि इस शख्स के बारे में जो दानिश है इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये टेक्निकल सपोर्ट करता था और खास तौर पर हमास के तमाम सारे जो वीडियोस हैं वो इसके मोबाइल और कंप्यूटर से मिले हैं कि किस तरीके से ड्रोन के जरिए और रॉकेट के जरिए जो है वो कई सारी जगहों पर धमाका किया जाए। तो इसमें इसकी बहुत अहम भूमिका थी। अब एनआईए जांच करेगी और अभी तक जो भी लोग इसमें पकड़े गए हैं यानी शाहीन सईद जो पकड़ी गई है उसके साथ में भी जो उसने तथ्य बताए हैं वो इससे फिर वेरीफाई किया जाएगा। और ये कहा जा रहा है कि इसने उस दौरान जिस 10 दिन तक जो उमर छुपा रहा उस दौरान इसकी बातचीत भी हुई है। तो ऐसे में और ये आदिल का पड़ोसी था। आदिल को पहली बार जो है वो पोस्टर लगाते हुए श्रीनगर में जैश ए मोहम्मद का पकड़ा गया था और उसके बाद में सहारनपुर से जब आदिल गिरफ्तार हुआ तो उसने ही बताया कि कैसे जो मुजम्मिल है उसने 2 जगहों पर जो विस्फोटक है उसने छिपाए हुए थे। यानी अल-फलाह यूनिवर्सिटी के 300 मीटर की दूरी पर जो मद्रासी लॉज है वहां पर उसने विस्फोटक छुपाए थे और उसके बाद में फतेहपुर तीगा एक गांव पड़ता है तकरीबन 3 किलोमीटर दूर, वहां पर तकरीबन 250 केजी जो विस्फोटक है उसने छुपा कर रखे थे। तो ये सारी जो बातचीत है वो रिकॉर्ड की गई थी और फिर आदिल के ही निशानदेही पर। आपके पास इस बीच चंदन भी जुड़ेंगे, तनुष्का भी बनी हुई है। बड़ी खबर बता दें, जसीर की रिमांड मांग सकती है एनआईए। जसीर की रिमांड मांग सकती है एनआईए। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें। एनआईए ने जसीर बिलाल वानी को गिरफ्तार किया है और कोर्ट में इस वक्त पेशी के लिए जसीर को ले जाया गया है, जहां से रवीश अपडेट पहुंचा रहे थे। 10 दिन की रिमांड मांग सकती है एनआईए। रवीश, ये जानकारी मिल रही है?
जी बिल्कुल 10 दिन की रिमांड मांग सकती है, क्योंकि इन 10 दिन में कई सारे जो डॉट्स हैं उनको कनेक्ट करेगी एनआईए। बहुत ही साइंटिफिक तरीके से ये पूरी जांच आगे बढ़ रही है, क्योंकि इसमें कई सारे जो मोबाइल फुटेज हैं, सीसीटीवी के फुटेज हैं, और जो शाहीन साइद, आदिल और इसके अलावा जो आमिर, इन सब के मोबाइल कहीं ना कहीं खंगाले गए हैं, और उनसे ये पता लगा है कि जो इस शख्स का जो निशानदेही हुई है इसको कल ही गिरफ्तार किया गया है। इससे एक दो दिन पहले से भी पूछताछ हो रही थी, लेकिन इसके बारे में फिर ये दानिश के बारे में पता लगा कि ये जो है ये टेक्निकल सपोर्ट कर रहा था उमर का, और ये जो वही शख्स है जो तमाम सारे अत्याधुनिक ड्रोन और रॉकेट के जरिए विस्फोटक लगाकर ये कई सारी जगहों पर इसका हमला करने का, यानी सीरियल बम ब्लास्ट करने का इरादा था। तो यही वजह है कि इसको अभी फिलहाल एनआईए ने पकड़ा है और खुद इसको कल दिल्ली लेकर आया गया है। अभी कुछ देर के बाद में कोर्ट में, एनआईए कोर्ट में इसको प्रोड्यूस किया जाएगा, और 10 दिन की जो पुलिस रिमांड है वो एनआईए इसको लेगी, ताकि इससे और ज्यादा पूछताछ करवाई जा सके। एक जो क्राइम सीन है वो एक क्रिएट किया जा सके। जिन जिन लोगों तक, अब तक इसमें 1 दर्जन भर लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उन लोगों के सामने आमने सामने बैठाल कर फिर इससे जो है वो क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाए। तो ये सारी चीजें जो है वो जांच का विषय हैं, और उसके बाद में जब इसको रिमांड बिल्कुल रवीश, दिल्ली ब्लास्ट का दायरा और असर और भी भयानक हुआ होता अगर एक दूसरे शख्स ने सुसाइड बॉम्बर बनने से इनकार ना किया होता, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। दानिश जो एक महत्वपूर्ण कड़ी अब तक की इन्वेस्टिगेशन में बनकर उभरा है, और 10 दिन की रिमांड एनआईए मांग सकती है। तनुष्का अल-फलाह यूनिवर्सिटी से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तनुष्का, अल-फलाह यूनिवर्सिटी से क्या लिंक सामने आया है? मैं लौटूंगी तनुष्का, इस बीच बड़ी एक और खबर मिल रही है, दिल्ली धमाके से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आतंकी उमर जो 120 कार चला रहा था, i20 कार चला रहा था, उसका एक और वीडियो सामने आया है, और ये बताया जा रहा है कि ये ब्लास्ट से पहले का वीडियो है। हालांकि एनडीटीवी वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वीडियो में आत्मघाती हमले की उमर ने पैरवी की है। उमर ने फिदाइन हमले की बात कही है। 10/11 हमले से पहले उमर का बयान वीडियो में मरने की बात कर रहा है उमर। ये एक वीडियो है जो हम आपको दिखा रहे हैं, हालांकि एनडीटीवी इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। उमर ने फिदाइन हमले की इस वीडियो में बात कही है। ये उसका एक नया वीडियो है जो सामने आया है, और बताया जा रहा है कि ये ब्लास्ट से पहले का वीडियो है, और इस वायरल वीडियो की पुष्टि एनडीटीवी नहीं करता है। इस वीडियो में आत्मघाती हमले की पैरवी करता हुआ उमर सुनाई दे रहा है। उमर ने फिदाइन हमले की बात इस वीडियो में कही है। सुनाते हैं आपको क्या कहा उसने इस वीडियो में। One of the very misunderstood concept of what has been labeled as suicide bombing. It is martyrdom operations, and it is being known in Islam. There are multiple contraindications, there are multiple arguments that have been brought against it. Martyrdom operations: when a person presumes that he is going for sure die at a particular place at a particular time, he goes against the presumption that a particular is going to die in a particular situation. It's not, we don't have situation. तो आपको हमने ये वीडियो दिखाया। तनुष्का हमारे साथ जुड़ी हुई है। तनुष्का, आपके पास और क्या जानकारी? जी बिल्कुल, हमें भी ये समझ आ रहा है अल-फलाह यूनिवर्सिटी से कि ये जो स्पेशली जो वीडियो अभी आप सबने देखा डॉक्टर उमर उन नबी का, सूत्रों के हवाले से ये समझ आ रहा है कि ये वीडियो हो सकता है ब्लास्ट के पहले रिकॉर्ड की गई है ऑफ कोर्स, और ये भी कि ये डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन के अरेस्ट के पहले रिकॉर्ड करी गई है। इस वीडियो से ये भी इन्वेस्टिगेशन सोर्सेज के द्वारा समझ आ रहा है कि ये वीडियो अल-फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद कैंपस, जहाँ पर मैं मौजूद हूँ अभी, यहाँ पर से ही
शूट किया गया है कोई कमरे से। हमें ये भी पता है, याद है सभी को, कि रूम नंबर 17 पर डॉक्टर उमर उन नबी रहते थे और हो सकता है कि ये उसी रूम से शूट करा गया है ये वीडियो। अल फलाह यूनिवर्सिटी में अभी, और हमें ये भी पता है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की रेड्स और छापेमारी जारी है, 25 लोकेशंस पर जारी है। फ्रॉड, चीटिंग, फोर्जिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स और फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ को लेकर के ये सर्चेस अभी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत की जा रही है, क्योंकि जो फंडिंग है अल फलाह यूनिवर्सिटी के, उस पर कई सारे क्वेश्चंस हैं कि फंडिंग कहाँ से आ रही थी और काफ़ी डिस्क्रेपेंसीज भी है सैलरी डिस्बर्समेंट को लेकर के, यानी कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको सैलरीज ऑफिशियल बैंकिंग चैनल से जानी चाहिए, जो नहीं हो रही थी अल फलाह यूनिवर्सिटी में। ह्यूमन रिसोर्सेज की भी जो रिकॉर्ड्स हैं वो रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं है। ईपीएफओ यानी कि जो प्रोविडेंट फंड होता है उसकी भी फाइलिंग नहीं की हुई है। तो काफ़ी सारे इस तरीके की इरेगुलरिटी सामने आए हैं। जो वाइस चांसलर हैं अल फलाह यूनिवर्सिटी के जावेद अहमद सिद्दीकी, उनसे भी जुड़े हुए कई फ्रॉड केसेस 7.5 करोड़ रुपए के लिंक किए गए हैं। और उनके जो भाई हैं महमूद अहमद सिद्दीकी, उनको मध्य प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया हैदराबाद से, क्योंकि उनकी भी इन्वॉल्वमेंट सामने आ रही है अल फलाह यूनिवर्सिटी की फंडिंग और फ्रॉड को लेकर के। बिल्कुल फिलहाल आप बनी रहिए हमारे साथ। चंदन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंदन का मैं रुख करना चाहूंगी। चंदन, बहुत महत्वपूर्ण कड़ी इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में ये शख्स दानिश बनकर उभरा है, क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट में ये कहा जा रहा है कि एक नहीं बल्कि 2 सुसाइड बॉम्बर्स हो सकते थे अगर दानिश एन मौके पर बैकआउट नहीं करता। आपके पास और क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त मलिका ओखला विहार में मौजूद हूँ। ये जामिया के ठीक निकट का इलाका है और सुबह से आपको बता दूं 5:15 से जो ईडी की टीम है वो इस परिसर के अंदर दाखिल हुई है और अब 8 घंटे से ऊपर का समय हो चुका है और लगातार यहाँ ईडी की टीम जो है वो इस पूरे अल फलाह यूनिवर्सिटी में वित्तीय अनियमितताओं का जो मामला है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को लेकर जो रिकॉर्ड्स की गड़बड़ी है, उन सभी की यहाँ पर जांच हो रही है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है जो विदेशी फंडिंग इस यूनिवर्सिटी को मिल रही थी। इसके अलावा जैसा कि हमारी सहयोगी ने भी बताया कि इस यूनिवर्सिटी के पास किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के कोई भी रिकॉर्ड्स जो हैं वो पुख्ता तौर पर नज़र नहीं आते। तमाम कर्मचारियों को जो सैलरी बांटी जा रही थी इस यूनिवर्सिटी के, उनको बैंक अकाउंट्स के जरिए ना बांटकर किस तरीके से दी जा रही थी ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा जो पूरा ये अल फलाह यूनिवर्सिटी एक रेडिकलाइजेशन सेंटर बनकर उभरा इस पूरे हमले के बाद, जब एनआईए ने जांच आगे बढ़ाई है, तो आखिर किस तरीके से इसमें विदेशी फंडिंग का मामला है, विदेश से कहां से पैसा आ रहा था, उसका इस्तेमाल किन जगहों पर किया जा रहा था, ये वो तमाम सवाल है जो कि इस वाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के पूरे खुलासे के लिए काफ़ी अहम है। क्योंकि जैसे जैसे दिल्ली पुलिस और एनआईए इस मामले की जांच को आगे बढ़ा रही है, जो अल फलाह यूनिवर्सिटी है उसी के इर्द गिर्द ये पूरी कॉन्स्पिरेसी जो है दिल्ली में जो धमाका हुआ उसको लेकर बनी और यहीं से सारी प्लानिंग की गई। ये सब कुछ जो है लगभग अब क्लियर है। तो ऐसे में और कहां यहाँ से फंड्स डाइवर्ट किए गए हैं और किन किन जगहों पर कहां इस टेरर मॉड्यूल के तार जुड़े हैं और जो फाइनेंशियल लिंक्स है उसको तलाशने के लिए अब ईडी को भी इस जांच में शामिल कर लिया गया है। और मलिका, देश के 25 ऐसे ठिकाने हैं जहां सुबह 5:15 से ईडी की टीम जो है वो लगातार इस वक्त छापेमारी कर रही है। 9 शेल कंपनियों की भी बात जो है वो सामने आई है एक ठिकाने से। इसके अलावा भी कई ऐसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं जिनका कोई लेखा जोखा देने में जो ट्रांजैक्शंस को डिकोड करना बहुत महत्वपूर्ण इस वक्त है कि आखिर इन आतंकियों को फंडिंग कहां से मिलती थी, और इसी को लेकर जांच एजेंसियां लगातार कई इलाकों में छापेमारी कर रही हैं।